नमस्कार विद्यार्थियों। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। काव्य के क्षेत्र में शास्त्रीयता के विरुद्ध स्वच्छंदतावाद का स्पष्ट विरोध सबसे पहले सन 1798 में लिरिकल बैलेट्स के प्रकाशन के साथ सामने आया। लिरिकल बैलेट्स दो रोमांटिक कवियों विलियम वर्ड्सवर्थ तथा सैमुअल टेलर कॉलरिज इनकी संयुक्त कविताओं का संग्रह था। इसके 4 संस्करण निकले। पहला 1798 में, दूसरा 1800 में। ये महत्वपूर्ण था और भाषा संबंधी विचारों पर लोगों द्वारा किए गए विरोधों का इसमें उत्तर दिया गया था। तीसरा संस्करण 1802 में और चौथा संस्करण 1815 में निकला। ये चारों संस्करणों की भूमिका में इनका आलोचक रूप ही सामने आया। अगर हम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की बात करें तो वर्ड्सवर्थ मूल रूप से कवि ही हैं, आलोचक बाद में, और कॉलरिज मूलतः आलोचक हैं, वो कवि कम हैं। लिरिकल बैलेट्स एक ऐतिहासिक रचना है क्योंकि समाज में मध्य एवं निम्न वर्ग की बोलचाल की भाषा में पहली बार रचयिता द्वारा रची गई। इस संकलन की कविताओं में परंपरागत शास्त्रीय नियमों मान्यताओं को खारिज किया गया और नए काव्य मूल्यों को स्थापित किया गया। इससे पहले कविता अभिजात वर्ग के साहित्य तक सीमित थी। पहली बार वर्ड्सवर्थ ने उसे एक नए धरातल पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। अर्थात कविता जो है वो सामान्य लोगों का ही एक हिस्सा बन गई थी और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें सामान्य भाषा, प्रचलित भाषा, यथार्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वर्ड्सवर्थ के बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी में इंग्लैंड के कम्बरलैंड इलाके में हुआ था। ये शुरू से ही प्रकृति प्रेमी थे और इनका पूरा जीवन भी प्रकृति की गोद में ही बीता। इन्होंने बहुत अनेक देशों की यात्राएं भी की और 1795 में ये कॉलरिज के संपर्क में आ गए। कॉलरिज इनके मित्र थे। इन्होंने साथ कविताएं लिखी, लेकिन बाद में इनका विचारों को लेकर के कॉलरिज का इनका मतभेद हो गया था। वर्ड्सवर्थ का फ्रांस की राज्य क्रांति का पूरा प्रभाव था और उन्होंने फ्रांस की क्रांति के दौरान स्केचेस भी लिखी थी। वो कहते हैं कि इस युग में जन्म लेना सौभाग्य है और युवा होना साक्षात आनंद। वर्ड्सवर्थ ने लिखा कि कवि केवल कवियों के लिए नहीं लिखता, वह तो मनुष्य मात्र के लिए लिखता है। इसीलिए आज कवि का उद्देश्य सामान्य जन से जुड़ना और उनके लिए लिखना होना चाहिए। यह भी कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने मनुष्य मात्र को एकता के सूत्र में पिरोने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। यही कारण है कि वर्ड्सवर्थ की काव्य संवेदना में मानव मात्र के प्रति कारुणिक भाव ओतप्रोत है। वो अपनी कविता को एक प्रयोग मानते हैं और कहते हैं कि यह प्रयोग मैंने इस उम्मीद से किया कि प्रबल मनोवेगों के क्षणों में मनुष्य की वास्तविक भाषा को छंदबद्ध करके क्या पाठक को आनंद प्रदान किया जा सकता है।
वर्ड्सवर्थ को कवि के रूप में बहुत प्रसिद्धि मिली। उनका आत्मकथात्मक काव्य द प्लूड है जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। अब हम उनके काव्य भाषा संबंधी विचारों पर बात करेंगे। वर्ड्सवर्थ के जो काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत हैं उनको समझने से पहले जो काव्य सिद्धांत की कुछ मान्यताएं उनके काव्य का अध्ययन करने के बाद निकलकर सामने आती हैं, वो हम देखते हैं कि कविता प्रयोग है। कविता का जन्म प्रबल अनुभूति से होता है। इसमें मनुष्यों की वास्तविक भाषा अर्थात बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है। कविता छंदबद्ध होती है और यह आनंद प्रदान करती है। वर्ड्सवर्थ का ये श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन की बात की गई है। वर्ड्सवर्थ मानते हैं कि नवशास्त्रवादी विचारधारा के विपरीत काव्य में ग्रामीणों की प्राकृतिक एवं स्वाभाविक भाषा होनी चाहिए, उस पर उन्होंने बल दिया, अर्थात बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इनकी स्पष्ट मान्यता है कि काव्य भाषा जनसाधारण की भाषा का चुना हुआ रूप होने के कारण वह अधिक स्थायी होती है और मुख्य और प्रधान भी होती है। वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा और गद्य भाषा में कोई तात्विक भेद स्वीकार नहीं करते। इसके लिए वो अंग्रेजी कवि थॉमस ग्रे की पंक्तियों को उद्धृत करते हैं। थॉमस ग्रे कहते हैं, जो नहीं सुन सकता उसके लिए मैं वृथा विलाप करता हूँ और अधिक रोता हूँ क्योंकि मैं व्यर्थ रोता हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ थॉमस ग्रे की इन काव्य पंक्तियों की भाषा में और उत्कृष्ट गद्य की भाषा में कोई अंतर नहीं मानते और वो स्पष्ट कहते हैं कि गद्य की भाषा एवं छंदोबद्ध रचना की भाषा में न तो कोई तात्विक अंतर है और न हो सकता है। वर्ड्सवर्थ का विचार है कि प्रबल उन्मेष युक्त भावों की भाषा अनायास, भव्य, सजीव और चित्रात्मक होती है। इसी संदर्भ में वो कविता की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि प्रबल मनोभावों का सहज उच्चारण ही कविता है। और कॉलरिज ने कहा था, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम ही कविता है। विश्व के साहित्य में वर्ड्सवर्थ का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय इसी संदर्भ में ही है, क्योंकि उन्होंने यह दिखला दिया कि संपूर्ण श्रेष्ठ कविता तीव्र मनोभावों का सहज उच्चारण है। अतः भाव एवं विचार चिंतन दोनों के उचित समन्वय पर बल देते हैं। वर्ड्सवर्थ ने स्पष्ट किया कि शांति के क्षणों में भाव के पुनः स्मरण से मनोवेगों का तीव्र उदय होता है। भाव के अनुचिंतन के क्रम में एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया द्वारा प्रशंसा धीरे धीरे तिरोहित हो जाती है और पुनः वैसी भाव दीप्ति, वैसी ही मनोदशा उत्पन्न हो जाती है जैसी आरंभ में हुई थी। यह मनोस्थिति कुछ देर तक बनी रहती है और इसी मनोदशा में सफल रचना की शुरुआत होती है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि कविता में उभरती हुई भावना ही उसमें वर्णित काव्य तथा स्थिति को महत्व प्रदान करती है। भावना का महत्व कार्य तथा स्थिति पर आधारित नहीं होता। आगे वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ कविता को छंदमयी मानते हैं। उनका विचार है कि छंद का प्रयोग मनमाना न होकर उपयुक्त, नियमबद्ध और निश्चित होना चाहिए, लेकिन वे छंद को अनिवार्य न मानकर कविता का एक गुण मानते हैं।
कविता की भाषा संबंधी जो वर्ड्सवर्थ के विचार थे, उन पर कॉलरिज ने आरोप लगाए। कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के ग्रामीण भाषा विषयक विचारों को अनुपयुक्त बताया। कॉलरिज का विचार है कि काव्य भाषा भाव एवं अनुभूतियों का संप्रेषण करने में सक्षम होनी चाहिए। ये कविता की वो अनिवार्य शर्त मानते हैं। क्या? कि जो काव्य भाषा है वो भाव और अनुभूतियों को अभिव्यक्त करे, वो अच्छे से अभिव्यक्त कर से, इतनी उसमें क्षमता होनी चाहिए। लेकिन ग्रामीण भाषा की शब्दावली काम चलाऊ होती है, अपर्याप्त होती है। इस ग्रामीण भाषा से जो व्यापक, सूक्ष्म एवं विविध अनुभूतियों का संप्रेषण ग्रामीण भाषा द्वारा संभव कभी नहीं हो सकता है। दूसरा, वर्ड्सवर्थ कहता है कि मनुष्यों की वास्तविक भाषा की बात वर्ड्सवर्थ करते हैं। इस पर कॉलरिज का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य की भाषा उसके ज्ञान, क्रिया, संवेदना के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। यह भी सच है कि मनुष्य की भाषा को व्यक्तिक, सामाजिक शब्द और मुहावरों की विशेषताएं नियंत्रित करती हैं। अतः काव्य भाषा में वर्ड्सवर्थ जिस स्वाभाविक भाषा के प्रयोग की बात करते हैं, कॉलरिज उसे उचित नहीं समझते। वर्ड्सवर्थ गद्य व पद्य की भाषा एक मानते हैं। कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया में लिखा, अनिवार्य शब्द के प्रत्येक अर्थ में गद्य और छंदोबद्ध पद्य रचना की भाषा में सचमुच अनिवार्य भेद हो सकता है और होना चाहिए। बायोग्राफिया लिटरेरिया में क्या लिखा उन्होंने कि जो शब्द का प्रत्येक अर्थ है उसमें गद्य और पद्य रचना, उसकी भाषा में भेद हो सकता है और होना चाहिए। इसका मतलब वो गद्य और पद्य की भाषा को अलग अलग मानते हैं। कॉलरिज का विचार है कि कोई शब्द या शब्द क्रम या तो केवल गद्य के लिए होगा या केवल पद्य के लिए। अतः गद्य और पद्य की भाषा में अभेद स्वीकार्य उन्हें नहीं है। वर्ड्सवर्थ तीव्र अनुभूति की भाषा की भी बात करते हैं। कॉलरिज का मानना है कि भाव की ऊष्मा विचारों या बिंबों में चाहे जो भी नूतन संबंध स्थापित कर ले या सत्य व अनुभूति का जो भी साधारणीकरण कर ले, उसके संप्रेषक शब्द तो बोलचाल में पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि घनीभूत संवेगों और भाव्य गांधीर्य के क्षणों में चयन की हुई भाषा भव्य, सबल, रूपक एवं अलंकारों से युक्त जीवंत भाषा होती है। इसीलिए वर्ड्सवर्थ की यह मान्यता पूर्णतः उचित नहीं ठहराई जा सकती कि काव्य भाषा और गद्य भाषा में छंदोबद्धता के अतिरिक्त कोई तात्विक भेद नहीं होता। इन सब आरोपों प्रत्यारोपों के बाद हम ये बता दें कि वर्ड्सवर्थ काव्य सिद्धांत शास्त्री नहीं थे। नए सिद्धांत की स्थापना करना उनका लक्ष्य था। वो तो बस इतना सा कहना चाहते थे कि सामान्य जन को जो हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो सामान्य जन की भाषा में ही होना चाहिए, जिससे कि विचारों को समझने में आसानी हो। क्योंकि वो कविता को एक प्रयोग मानते हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्रत्येक महान कवि पहले एक शिक्षक होता है और मैं चाहता हूं कि या तो मुझे शिक्षक समझें, अन्यथा कुछ नहीं।